हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पर कार्बन की स्टडी करने वाले हैं, तो कार्बन को अगर हम देखें, उसकी बॉन्डिंग को अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर हेलाइड्स की बात करती हूँ तो हेलाइड्स ना हमेशा अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई हेलोजन अटैच है, तो उसको हमेशा आपको क्या बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम देखेंगे बिल्कुल सेम आने वाला है, सेम नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन एंड आपको हाइड्रोजन मिलेंगे, पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अलग होगा। हेलो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे? वेलकम वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं माइंड मैप सीरीज के अंदर हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, राइट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है ना, तो इसको हम माइंड मैप में चीजों को सम अप करके इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने वाले हैं वाया माइंड मैप, ताकि आप एग्जाम से पहले इस माइंड मैप सीरीज से जल्दी से फटाफट से अपनी पूरी की पूरी रिवीजन कर लें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो दिमाग में आता है सबसे पहली बात कि मैम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो किसके साथ डील करती है बेटा? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना? अब तुम सोचोगे कि मैम वो सब तो ठीक है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पर अब हमें ये जरा बताइए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिर क्या चीज है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स है, ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका सोर्स क्या है? नेचर है, यानी कि जो नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। जो कहाँ से आए हैं बेटा जी? जो क्या है? नेचुरल है, जो नेचर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? फ्रॉम नेचर। नेचर से आए हैं, जिनका सोर्स क्या है? ऑर्गेनिक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ये थी बेटा बहुत पुरानी वाली डेफिनेशन, जब हम ये कहा करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जो है लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं करते। इसी के पीछे एक थ्योरी भी दी गई है जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इस थ्योरी को कहा जाता है वाइटल फोर्स वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है? इस थ्योरी का नाम क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी है। क्लियर है? ये नाम दिया गया था, जिसमें कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, पर इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रेडरिच वोलर। जिनका नाम क्या है बेटा जी? फ्रेडरिच वोलर। तो हम क्या कहेंगे? डिस्कार्डेड बाय फ्रेडरिच वॉलर बाय प्रिपेयरिंग। इन्होंने बेटा जी प्रिपेयर करके दिखा दिया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर, बाय प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। स्टार्टिंग में कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, है ना, एक वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। क्या मतलब वाइटल फोर्स? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक बोल के अंदर, ये कटोरी के अंदर मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया, मान लीजिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रखा है, इसके ऊपर जब भगवान का आशीर्वाद पड़ेगा, यानी कि जब वाइटल फोर्सेस इसके ऊपर आएंगे, कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस आएंगे, ठीक है, तभी ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, ऐसा बोला गया था वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर, तभी ये पर्टिकुलर सब्सटेंस कन्वर्ट होके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाएगा। जब इसके ऊपर क्या गिरेंगी बेटा जी? वाइटल फोर्सेस, ठीक है? वाइटल फोर्सेस कह लो या फिर कह लो मिस्टीरियस फोर्सेस की प्रेजेंस में ही हम क्या बना पाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाएंगे, ऐसा कहा गया था। पर इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था बाय प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन लेबोरेटरी इटसेल्फ, है ना? इन्होंने एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, ठीक है, क्या बना दिया था बेटा जी? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था।
ठीक है, वो भी हीट करके इन लैब, ठीक है, इस बात को हम लिखेंगे इन लैब। ये काम किसने किया था? वोलर साहब ने किया था, ठीक है, किसने किया था ये काम? वोलर साहब ने ये काम कर दिखाया था। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या था बेटा जी? यहाँ पर अमोनियम साइनेट था, ठीक है, क्या था? अमोनियम साइनेट। यहाँ पर मेंशन कर लेंगे सभी बच्चे इस चीज को। इन्होंने अमोनियम साइनेट से, ठीक है, अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन करके दिखाया था। और यूरिया जो था हमारा बेटा जी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब के अंदर बनाया गया था। क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लैब, जिसको लैब के अंदर बनाया गया था, वो पहला क्या था? हमारा यूरिया था, जिसका प्रिपरेशन किया गया था लैब के अंदर। तो यहां से हमें समझ में आया कि यस बेसिकली स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर से एक्सट्रैक्टेड होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। पर इस वाइटल फोर्स थ्योरी को फिर रिजेक्ट कर दिया गया था by preparing organic compound from an inorganic salt in laboratory itself। उसके बाद फिर थोड़ी सी और रिसर्च हुई और फिर हमें पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली, है ना, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एसेंशियली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या है बेटा जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एसेंशियली क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसी वजह से इसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? आर हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हाइड्रो कार्बन्स होते हैं, जिनके अंदर एसेंशियली क्या होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, जिसके बीच में क्या होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना, जिसके अंदर हम क्या कहेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन जहां पर प्रेजेंट होगा उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे बेटा जी? ये क्या है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है। यहाँ पर बेटा इनके कार्बन के जो भी ऑक्साइड्स है वो हमारे सारे के सारे एक्सेप्शन होंगे, क्योंकि उनका जो सोर्स है कहीं ना कहीं वो क्या है? मिनरल है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। अगर मैं तुमसे कोई एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए CO2 इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं, है ना, ऑप्शन नंबर 1 यस, ये क्या है? ऑर्गेनिक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चलो ऑर्गेनिक लिख लेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक। और ऑप्शन नंबर बी इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो जरा लेक्चर को पॉज करके और कमेंट्स के नीचे लिखकर बताओ मुझे कि ऑर्गेनिक होगा कि इनऑर्गेनिक होगा। कर दिया? कमेंट कर दिया, ठीक है। तो बेटा राइट आंसर विल बी दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर CO2 का लिव्स डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पर ये जो CO2 होता है, इसका जो सोर्स है वो मिनरल सोर्स है, ठीक है। तो CO2 इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है? हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरीके से अगर कोई तुमसे पूछे, जैसे पहला एग्जांपल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, फिर सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 हो गया मेरे पास, तो ये सारे के सारे किस चीज के एग्जांपल्स हैं बेटा, है ना। या फिर सोडियम कार्बोनेट देख लो, Na2CO3, यहाँ पर भी तो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। ऑल आर इनऑर्गेनिक, ये सारे के सारे क्या है बेटा जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आपको इस चीज की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि भाई बाई चांस अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, और तुम कहोगे यस ये ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, कोई तुमसे पूछे, तुम कहोगी मैम कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोकार्बन है। नहीं भाई, देख ले कोवेलेंटली बॉन्डेड है कि नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? येस और नो? है ना, क्लियर हुआ? चलिए, सो हमने ये सब समझ लिया है कि क्या एक्सेप्शंस होंगे, है ना, ऑक्साइड्स जो है एक्सेप्शंस होंगे, कार्बोनेट्स जो है एक्सेप्शंस होंगे। क्लियर है सभी को ये वाली बात? अच्छा, अब उसके बाद हमें आगे फर्दर मूव करना है और समझना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम किसके साथ डील करने वाले हैं। आप सभी को पता है कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं हम किसके अंदर बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। आप सभी को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टडी करते हैं किसकी, कार्बन उसके कंपाउंड्स की, यानी कि डेरिवेटिव्स की, उसके डेरिवेटिव्स की, ठीक है। स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कार्बन के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। कार्बन में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से कार्बन जो है क्वीन है, या फिर कह लो किंग है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है, तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन, ठीक है। कार्बन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये सारी बातें जो मैं इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगी ये आपको पता होंगी पहले से ही, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है ना। सबसे पहले अगर मैं इसके सिंबल की बात करती हूँ तो जो कार्बन होता है उसका सिंबल क्या है, हमारे पास C होता है। इसके एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा जी, 6 होता है एटॉमिक नंबर। अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करती हूँ, किसकी बात करूँ, इसके एटॉमिक मास की बात करती हूँ, तो हम कितना लेते हैं बेटा जी, एटॉमिक मास 12 लेते हैं, ठीक है। 12 AMU इसका क्या है, एटॉमिक मास है। ये बातें आप सभी को पता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है। कार्बन का आइडिया आपको है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसकी लिखती हूं, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है एटॉमिक नंबर अगर इसके अंदर 6 हैं, अगर बेटा ध्यान से सुनना, अगर हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, इसका मतलब बेटा कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे, है ना। एटॉमिक नंबर किसके बारे में हमें आइडिया देता है, बोलो भाई, है ना, किसके बारे में आइडिया देता है, एटॉमिक नंबर हमें बताता है बेटा जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने होंगे, 6 होंगे, तो 6 प्रोटॉन्स यहाँ पर होंगे। और आपको पता है एटम एज अ होल एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है, अगर यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो 6 ही क्या होंगे मैम, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हो रहा है सभी को। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखती हूँ तो फर्स्ट शेल के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकंड शेल एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है, इसको अगर हम देखें एल, ये क्या है, हमारा आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। यही इसकी क्या बताएगा, वैलेंसी बताएगा। तो कार्बन जो है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जितनी ही है, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन अगर तुमसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या बताओगे, 4 होती है मैम, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। प्लीज मार्क इट डाउन, ये बात सभी को पता भी होगी, नहीं पता तो अब से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी चीजों को डिसाइड यहाँ पर करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजों को हमारे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पर अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, वो ये है कि हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पर कार्बन की स्टडी करने वाले हैं। तो कार्बन को अगर हम देखें, उसकी बॉन्डिंग को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि कार्बन हमेशा क्या बनाना चाहता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई क्या, मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है भाई कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या रीजन है इसके पीछे, छोटे बच्चों वाली बातें हैं, है ना। चलो इसको समझते हैं जरा, है ना। कार्बन का मैं एटम तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। मान लो ये कार्बन का न्यूक्लियस है ये क्या है, कार्बन का न्यूक्लियस, और ये कार्बन का शेल है। ये पहला शेल हो गया कार्बन का, ठीक है। ये दूसरा शेल हो गया, ये पहला शेल हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा शेल हो गया। क्लियर है।
थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बना, ठीक है, काम चला लेना देख, ठीक है। अच्छा, अब पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे मैम? के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलो फिर फिल कर दो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 और दूसरे में कितने थे? 4, 1 2 3 4। अब आप सभी को पता है ऑक्टेट रूल के बारे में, आप जानते हो बॉन्डिंग करनी है, यानी कि कुछ तो वहां पर या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी पड़ेगी या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। और आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि यहाँ पर हम ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या कर रहा होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा। और शेयरिंग भी कैसे? इक्वल शेयरिंग करता है, इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ये करता है। तो इस केस में इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जी? अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं कार्बन की, 2 and 4 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको स्टेबल होने के लिए, इसको फॉर स्टेबिलिटी इसको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में डालने पड़ेंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी आउटर मोस्ट शेल में इसको डालने पड़ेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए ये क्या करें मैम? इसके पास ना आउटर मोस्ट के अंदर ना 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास ना 2 केसेस बन सकते हैं। या तो ये 4 की 4 को लूज कर दे, फिर इसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि ड्यूप्लेट रूल जैसा ये हो जाएगा, ठीक है। या तो ये क्या कर दे? लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दे, या तो ये क्या कर ले बेटा जी? गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कर ले। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास। लॉस कर देगा तो इसका डबलेट पूरा हो जाएगा, गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और हमने ऐसा ऑब्जर्व करा बेटा, कार्बन के लिए ना तो लूज करना पॉसिबल है ना तो गेन करना पॉसिबल है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना भी पॉसिबल नहीं है और ना ही 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पॉसिबल है। इसी वजह से कभी भी आप देखोगे कि कार्बन जो है ना तो C4 पॉजिटिव कैटायन बना पाता है, ना ही बेटा C4 नेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन कर पाता है। इन दोनों में से कुछ भी, किसी भी चीज का फॉर्मेशन कार्बन नहीं कर पाता। रीजन बिंग पॉसिबल ही नहीं है इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। क्यों नहीं पॉसिबल मैम? इसको एक बार हम समझते हैं, देखिए जल्दी से क्विकली। क्यों नहीं पॉसिबल मैम? अगर बेटा मैं इसके अंदर 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाती हूं तो पहली बात, कार्बन जो है अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, ठीक है, सबसे छोटा है इसका एटॉमिक साइज, इसका स्मॉल साइज होने की वजह से ये एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट नहीं करवा सकता है ड्यू टू द स्मॉल साइज, ठीक है। गेन नहीं कर सकता, क्यों? पहला पॉइंट, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है तो वो क्या नहीं कर सकता? 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अगर बाई चांस तुमने गेन करवा भी दिया, अगर बाई चांस तुमने गेन करवा भी दिया और तुमने C4 नेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन कर भी दिया, तो C4 नेगेटिव एनायन के केस में बेटा इसके पास प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम रहेगा, यानी इसके पास प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे। बट अब 6 प्रोटॉन्स ने अट्रैक्ट करा हुआ होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स को बेटा जी? है ना, न्यूट्रल में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रखे हैं तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो बेटा 6 प्रोटॉन के पास, 6 प्रोटॉन्स के पास, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की, उनको होल्ड करने की पावर नहीं है, वो इतने ताकतवर नहीं है। जब 6-6 का रेशियो था, एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन था, तो वो पॉसिबल था, उसको अच्छे से होल्ड करा हुआ था। पर इस केस में 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के होल्ड करके रखना है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मान लो मैं 200 बच्चों की क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बेटा, वो तो अपना बैठ के मस्त लंच खोल के खा रहा है, मुझे पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है ना। तो वही वाली बात है, 6 प्रोटॉन्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखे, इसी वजह से गेन करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर फिर तुम कहोगे कि मैम लॉस करा दो, लॉस करा दो। बेटा मैंने पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने लूज कराया, ठीक है मैम। फिर उसके बाद क्या करा, मेरे को और एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगी, ठीक है, अब प्रोटॉन की पावर तो बढ़ती जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मैं कम कर रही हूँ, ठीक है। प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है, 6 ही प्रोटॉन्स है। 6 प्रोटॉन्स ने न्यूट्रल एटम में 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ था। अब 6 प्रोटॉन्स ने बेटा जी, ठीक है, अब 6 प्रोटॉन्स ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है। फिर एक और निकाल दूंगी तो 6 प्रोटॉन्स ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा होगा,
ठीक है, तो होल्डिंग पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी अगले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता, फिजिबल नहीं होता, क्योंकि इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट फिजिबल, ये हमारे लिए फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट में एनर्जी बेटा जी इसको चाहिए होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, क्या बनाने के लिए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके C4 पॉजिटिव कैटायन बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई है ये वाली बात। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? चलिए अब हम आगे मूव करते हैं और 2-3 और बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया लैब के अंदर डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? कौन सा है बेटा? नाम दे दिया मैंने इसको, क्या चीज, क्या नाम दिया? अरे भाई बोलो, यूरिया मैम, है ना। फिर फर्स्ट तो सबको पता होता है मैम, सेकंड भी हमें बता दो। तो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन लैब, कौन सा है भाई? ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, कौन सा है? एसिटिक एसिड। ठीक है, थर्ड कौन सा होगा मैम जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया? थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर किया गया था वो है बेटा जी मीथेन गैस। क्या है? मीथेन गैस। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? यूरिया, फिर एसिटिक एसिड और फिर क्या है? मीथेन गैस है। ठीक है, और यूरिया किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिच वॉलर ने। ठीक है, एसिटिक एसिड जो डिस्कवर किया था वो था कोल्बे। ठीक है, एंड मीथेन गैस जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था बर्थिलोट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ अब हम अगर देखें बेटा, कार्बन जो है ना बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। हम जहां देखते हैं हमें कार्बन के ही कंपाउंड्स दिखाई देते हैं। अब तुम अपने आसपास देख लो, ठीक है, तुम्हें हर जगह कार्बन के ही कंपाउंड्स दिखाई देंगे। तुम्हारे कपड़े, बुक्स, पेन, टेबल, हर जगह, है ना, तुम्हें कार्बन उसके और उसके कंपाउंड्स ही दिखाई देंगे। हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी, कर्टेन्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है तो कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल क्यों है? क्योंकि कार्बन में कुछ सुपर पावर्स है। कार्बन के अंदर कुछ सुपर पावर्स है, उन सुपर पावर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यूनिक नेचर के पीछे कुछ रीजंस है। पहला रीजन हमारे पास है बेटा जी टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। ठीक है, क्या है? टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि वो क्या है? कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। उसके आउटरमोस्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में उसके बेटा जी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई बेटा? 4 हो गई है। वो 4 अलग एटम से जुड़कर, दूसरे एटम से जुड़कर बॉन्डिंग कर सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्या बना सकता है? अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है वो है बेटा जी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद ही के साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि कार्बन जो है खुद ही के साथ जुड़ जुड़कर लॉन्ग चेन बना लेता है, ब्रांच्ड चेन बना लेता है, साइक्लिक चेन्स बना सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स हमारे पास ये बना लेता है कौन? कार्बन, बाय यूजिंग 2 सुपर पावर्स। फर्स्ट वन इज टेट्रावैलेंसी, ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये दोनों के दोनों पॉइंटर्स बेटा इंपॉर्टेंट है अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। और ये जो हमारा माइंड मैप होगा, है ना, ये कंप्लीटली फोकस रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज आपकी पेपर में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर में आई हुई है, उसी के ऊपर हम ज्यादा फोकस करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है जो लिखी गई है, आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, आइए अब वही वाली चीज हमने यहाँ पर आपको बताई कि भाई हमारे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये इन 2 सुपर पावर्स की वजह से स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ब्रांच्ड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, साइक्लिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं, है ना, साइक्लिक क्लोज्ड
स्ट्रक्चर्स ये बनाते हैं। और बेटा जी मिनिमम 3 कार्बन की हमें रिक्वायरमेंट होती है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा जी, देखिए कार्बन जो है ना वो क्या करता है, उसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो या तो वो सिंगल सिंगल जुड़कर लॉन्ग चेन बनाएगा, ठीक है, लॉन्ग चेन बना लेगा। पर वहां पर आपको कहीं कहीं पर टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बेटा मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें आपको कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है, कार्बन कार्बन में आपको डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा जी, डबल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपको इनके बीच में देखने को मिल रहा है। और इस केस में भी यहाँ पर क्या है बेटा जी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर है कि हमने बेसिकली कोवलेंट बॉन्डिंग जो हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, वो क्या क्या हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन और कार्बन में आपको बेटा डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है इस तरीके से। और इसके अलावा आपको कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। आपको ये बच्चा कहेगा कि मैम कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, तो आप एक काम करो कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बना दो, बात ही खत्म, है ना, बात ही खत्म हो गई मैम, है ना। तो बेटा ये चीज नहीं हो पाती है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, कार्बन कार्बन में क्वाड्रपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, रिपल्शन। अब तुम यहाँ पे समझो, अगर ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, यानी कि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में रिपल्शन करने लगेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू रिपल्शन, यहाँ पर क्या होने लगती है, रिपल्शन होने लगती है, इस वजह से ये वाली चीज पॉसिबल नहीं होती है। आई होप आप सभी को क्लियर है। चलिए नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, और अगला टॉपिक हमारे पास है बेटा जी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है हमारे पास, देखिए वेरी सिंपल थिंग और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसकी डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है बेटा, एग्जाम में इसके बारे में काफी बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आइसोमर क्या होते हैं हमारे पास, 2 और मोर कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 कंपाउंड्स है, लेट्स से एक्स एंड वाई, उन दोनों का, वो जो एक्स और वाई की मैं बात कर रही हूं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एकदम सेम है। बट अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, ठीक है, बट मैं अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसी के ऊपर अभी थोड़ी देर में और ज्यादा डिटेल में हम बातें करने वाले हैं। अभी मैं आपको बस बेसिक आइडिया दे रही थी कि आइसोमर्स हमारे होते क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने डिस्कस करा है, हम थोड़ा क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझने वाले हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फिर हमारे हाइड्रोकार्बन्स के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। तो अलग अलग तरीके से हमने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करा हुआ है, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, हेलाइड्स, ये सारे क्या है बेटा जी, डेरिवेटिव है हमारे हाइड्रोकार्बन्स के। आई होप आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई है। These compounds may contain any number of other element including hydrogen। यहाँ पर इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कि सल्फर, जैसे कि नाइट्रोजन। अब कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे हमें क्या दिखाई देते हैं, बीच में एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एटम्स दिखाई देते हैं तो इनको हम हेटेरो एटम्स कहते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम्स कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से क्या है, अलग है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ ओनली ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर हम नेक्स्ट जंप करेंगे। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में वी हैव 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देता है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उस केस में आपको डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ये 2 टाइप्स है जो हमें कवर करने हैं, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले, ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ द ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सारी की सारी वैलेंसीज जो 4 वैलेंसी कार्बन की होती है सारी की सारी सेटिस्फाइड है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद द कार्बन एंड विद द हाइड्रोजन आटम। कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से सारी की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड अगर है तो उसको हम सैचुरेटेड बोलेंगे, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अनसैचुरेटेड की बात करती हूँ तो वैलेंसीज ऑफ एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर नॉट फुली सैटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन आटम। हाइड्रोजन आटम की अभी गुंजाइश है कि वहां पर वो और ज्यादा हम उनको अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस केस में आपको कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं दिखाई देगी बाय हाइड्रोजन आटम, उसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। यानी कि इस केस में आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकता है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स यहां पर देखने को मिलेंगे। अब जो दोनों का थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए सबसे पहले सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं काफी अच्छे खासे प्रेजेंट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। भाई अगर वहां पर 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड बन रहे हैं किसी भी एक बॉन्ड के अंदर, कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा बॉन्ड है उतने ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ये वाली बात क्यों लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है उतने कंपैरेटिवली। ठीक है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड देयरफॉर दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर तुमसे कोई यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई सैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसका रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी वैलेंसीज फुली सैटिस्फाइड होती है बाय सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसके ऊपर आएंगे, दे आर मोर रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स क्या माने जाते हैं, ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव माने जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं बेटा, है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है एंड इसी वजह से यहाँ पर एडिशन रिएक्शन भी देखने को मिलती है। तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडिशन रिएक्शन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स पर देखने को ही क्यों मिलती है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट के ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है आपका, यानी कि रीजनिंग क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर हम चलेंगे, है ना। साइक्लिक से हमें समझ में आता है कि भाई जहां पर क्लोज्ड चेन हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, है ना, वो क्लोज हो चुके हैं, साइकिल उन्होंने बना ली है। तो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पहले है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, देयर आर रिंग कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग 3 और मोर सिंगल और कार्बन अरेंज्ड इन अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, उनको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। जो हमारे पास क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहले एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो जो एरोमेटिक होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, जैसे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो या फिर नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो तो वहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, पर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। कहां पर, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। अगर एक जगह पे है तो उससे अगले वाले बॉन्ड सिंगल होगा, फिर उससे अगले वाला डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा। तो ये जहां पर अल्टरनेट बॉन्ड्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा जी, उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। एक शब्द है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है, जहां पर कॉन्जुगेशन यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन का होना बोलते हैं। वो सिग्निफाई करता है कि यस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में हम क्लास 11th में सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको यहाँ पर ये जानना होगा, देखो देख रहे हो ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ऐसा अल्टरनेट अरेंजमेंट जहां पर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ऐसा एलिसाइक्लिक के अंदर नहीं होता। जैसे साइक्लोहेक्सेन का अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो साइक्लोहेक्सेन में तो सारे के सारे बेटा जो आपके कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड ही होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड ही होते हैं बेटा। सारे के सारे कार्बन कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। क्या सभी को क्लियर हो रहा है, सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, पर ये साइक्लिक एलिसाइक्लिक जरूर है। ठीक है,
अब इसी के साथ मैंने जस्ट अभी आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताया था, तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं, है ना, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है फंक्शनल ग्रुप का। किसका? फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है ना। ये क्या है? ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ऐसे समझ लो, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी आ रही है, केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है, वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन R है, ठीक है, उसके साथ अगर मैं क्या अटैच कर दूं बेटा? OH अटैच कर दूं, तो ये एक अलग कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। और वैसे ही अगर मैं इसके साथ COOH अटैच कर दूं तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। अगर मैं इसके साथ CHO अटैच कर दूं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं दो कार्बन की चेन के बीच में एक CO अटैच कर देती तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। ये सारे के सारे, ये OH, ये COOH, ये CHO, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा जी? ये जो एटम्स, या फिर तुम कह लो एटम्स, और या फिर तुम कह लो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ठीक है बेटा, ग्रुप ऑफ एटम्स है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? FG, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। आपको पता है ये जो OH है ना, इसी की वजह से ये कैसा है? एल्कोहलिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, तो इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप सभी बच्चे। देखिए इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा गया है? The functional group is defined as an atom or group of atom joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical property of the organic compound. This definition is important. ठीक है, ये सबको याद करनी है, अपने नोट्स में मेंशन कर लेनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या हो गया? एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ठीक है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? अब यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। वैसे मैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला टॉपिक आपको बता चुकी हूँ, है ना। बाई चांस अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर, तो मैंने बेटा हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप आपको बताए थे, है ना। हाइड्रोकार्बन मैंने कहा था कि 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बताए थे बेटा? एक मैंने तुम्हें बोला कि होते हैं सैचुरेटेड, और दूसरे कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। एक तो होते हैं बेटा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड होते हैं, दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जो सैचुरेटेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको एल्केन कहते हैं। ANE लगा हुआ है, ANE कहीं पर भी होता है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आया? और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो अगेन 2 टाइप के बेटा जी होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? एल्कीन, एल्कीन, और दूसरे क्या होते हैं? एल्काइन, YNE, ठीक है। तो जहां पर ENE प्रेजेंट होता है, ध्यान देना, जहां पर ENE प्रेजेंट होता है वहां पर कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसको हम एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं। और YNE में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो यही वाली चीज यहाँ पर बेटा मेंशन कर रखी है, और आपको बता रखा है कि एल्केन डू नॉट कंटेन एनी फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कीन इज कंसिडर्ड एज डबल बॉन्ड व्हाइल द एल्काइन इज द ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है। अब इसी के अंदर ना बेटा इसके कुछ जर्नल फॉर्मूलाज होते हैं जो कि एज इट इज कई बार तुम्हारे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो एल्केन होते हैं उसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है, ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। ये क्या होता है? CnH2n, और इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। यहाँ पर जो N है वो क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में हमें आइडिया देता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है एंड क्लियर भी हो गई है ये वाली बात। ठीक है जी, क्लियर? चमक गया? आगे चले।
ओके सो इस टेबल के अंदर हमने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं और उसको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलाइड्स की अगर मैं बात करती हूँ, हेलाइड्स जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमारे सारे हेलोजेंस आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसको जर्नली हम आर एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर एक्स। इस आर एक्स में ये आर हमें एल्काइल ग्रुप बताती है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप बताती है, ठीक है, और एक्स हमें क्या बताता है बेटा? हेलोजन। ये क्या है? होता है हमारा हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बता रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम इसको बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो एल्केन्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर हेलाइड्स की बात करती हूँ, तो हेलाइड्स ना हमेशा अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई हेलोजन अटैच है, तो उसको हमेशा आपको क्या बनाना है? प्रीफिक्स बनाना है। क्या बनाना है? हमेशा प्रीफिक्स बनाना है। ऑलवेज, ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स। ठीक है, ऑलवेज। आपके सिलेबस में जो पार्ट दे रखा है उसमें आप हमेशा नोट करेंगे कि इसका हमेशा हम क्या बनाएंगे? ऑलवेज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की तरह इसको हम यूज कर रहे होंगे, हमेशा इसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे होंगे। आई होप आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? जो आगे लगता है, जैसे एक शब्द है प्री नर्सरी, नर्सरी से पहले वाली क्लास, प्री मतलब पहले। ठीक है, मेन वर्ड रूट के आगे जो चीज लगती है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। अगर क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन प्रेजेंट होगा तो ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन प्रेजेंट होगा तो आयोडो कहेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा हाइड्रोक्सिल। ठीक है, OH ग्रुप अगर वहां पर प्रेजेंट है ना, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप के ऊपर अगर OH प्रेजेंट है तो वो एल्कोहलिक ग्रुप होगा, और उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओल, जैसे कि मीथेनोल, इथेनोल, पेंटेनोल, हेक्सेनोल। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड, CHO ग्रुप। इसको ओपन करके लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? RC+O ठीक है, CHO। यहाँ पर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है एंड देन हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, तो ये मेरे पास क्या है बेटा जी? एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या होती है? अल होती है, अल, जैसे कि मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आओ, यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH। ठीक है, इसको ओपन करके हम इस तरीके से लिखते हैं, और यहां पर इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ओइक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड यूज करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखनी है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। हमारे पास सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का गैप होता है। CH2 यूनिट का क्या होता है? गैप होता है। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आपको एल्केन की होमोलोगस सीरीज देखने को मिलेगी, एल्कीन की देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मीथेन जो है आपको पता ही है क्या होता है? CH4। इसका अगला मेंबर अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी? CH2 को ऐड कर दूंगी। क्या कर दूंगी बेटा? CH2 को ऐड कर दूंगी। CH2 यूनिट को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, एक कार्बन ऐड कर दिया और 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो मेरे पास C2H6 बन गया। अगला मेंबर अगर मुझे निकालना है तो CH2 को दोबारा ऐड कर दूंगी। अगला मेंबर निकालना है तो दोबारा CH2 ऐड कर दूंगी। अगला मेंबर निकालना है तो दोबारा से CH2 ऐड कर दूंगी। आपको पता है यहाँ पर मीथेन जो है पहला मेरे पास मेंबर हो जाएगा। मिथ शब्द यूज होता है जब कार्बन 1 होती है, इथ शब्द यूज होता है जब कार्बन 2 होती है। ठीक है, प्रॉप यूज होता है जब कार्बन 3 होती है, ब्यूट के लिए कार्बन 4, पेंट मतलब कार्बन 5, हेक्स मतलब कार्बन 6, हेप्ट मतलब कार्बन 7, ऑक्ट मतलब कार्बन 8। नॉन का क्या मतलब होता है बेटा? कार्बन जब कितनी हो? नॉन हो ना, नो हो। डेक का क्या मतलब होता है? जब कार्बन कितनी हो? हमारे पास 10 होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। और अनडेक यूज होता है 11 कार्बन के लिए, जो कि तुम्हें नहीं कवर करना। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर हमने होमोलोगस सीरीज अभी एल्केन की देखी, उसी तरीके से हमारे पास बेटा जी एल्कीन। ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन, इन दोनों की भी क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है, और इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम एक बार एल्कोहल्स की देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, साथ में OH लगा हुआ है, मीथेनोल, यानी कि जिसके अंदर एक ही क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा, है ना। क्या है? CH3OH है। अब मुझे अगर यहाँ से इसका नेक्स्ट मेंबर निकालना है तो मैं यहाँ पर CH2 को ऐड कर दूंगी। सक्सेसिव मेंबर्स निकालने के लिए मुझे CH2 ऐड करना पड़ेगा, CH2 ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो ये वाला मेंबर मुझे दे रखा है, इससे मुझे एक पहले वाला निकालना है, तो मैं CH2 को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही क्या होता है मेरे पास, होमोलोगस सीरीज होती है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जी हमें देखनी है हमारी होमोलोगस सीरीज की, ठीक है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज शेयर द सेम जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। अब एल्केन सीरीज में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उन सभी का जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होने वाला है, इसलिए यहाँ पर मेंशन करा हुआ है इन सभी का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे एल्केन्स के केस में, तो हर एक मेंबर का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, देखिए ईच मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय द प्रीसीडिंग मेंबर बाय 14 AMU मास। आपको पता है अगर CH2 का गैप है सक्सेसिव मेंबर्स में तो मास के अंदर भी गैप होगा, और मास का गैप कितना होगा आपके पास, 14 AMU का गैप होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर, ठीक है, मेंबर्स चेंज ग्रेजुअली, दैट इज शो ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि हमारा जो होमोलोगस सीरीज होती है वहां पर सभी के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज दिखाई है, वैसे ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की भी होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है। एंड वैसे ही हमारे पास जो है एल्डिहाइड की एंड कीटोन की भी होमोलोगस सीरीज होती है। उन सभी के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द सक्सेसिव मेंबर मास बढ़ने की वजह से चेंज होती चली जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है, सेम टाइप की रिएक्शंस ये दिखाता है। मीथेन को यहाँ पर आप देख लीजिए, दूसरा आप इथेन को देख लीजिए, दोनों को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने के बाद सेम टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। आई होप आप सभी को बढ़िया से क्लियर हो गया है और समझ में भी आ गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सेम जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप यहाँ पर जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो सारे के सारे मेंबर्स को एक सेम जर्नल तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, एल्कोहल के एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले वाला हमारे पास मीथेनॉल है और दूसरा वाला जो मेंबर यहाँ पर है वो क्या है, इथेनॉल है। दोनों में हमने सेम प्रोसेस यूज करी हुई है, हमने एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है जिसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा हुआ है, बॉयल करके हमें क्या मिल गया, मीथेनॉल, और साथ में KBr रिलीज हो रखा है बेटा जी। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हमने यूज करी हुई है। ये जो पोटेशियम है ये इस Br के साथ जुड़ जाएगा और ये CH3 इस OH के साथ जुड़कर क्या बना लेगी बेटा जी, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगी। सेम प्रोसेस से हमने होमोलोगस सीरीज के जो अलग अलग मेंबर्स है उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का शुरू होने जा रहा है जो कि है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ड रूट क्या होती है, और यहाँ पर वर्ड रूट के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक कार्बन प्रेजेंट होता है तो मिथ होता है, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर क्या होता है, डेक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है, उसका नाम रखना है, तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वो कॉम्पोनेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई भी किसी भी इंसान का नाम लिखती हूँ, किसी भी इंसान का अगर मैं नाम लिखती हूँ, है ना, तो क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी, ठीक है। कि हमारे पास एक मेन नेम होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है बेटा जी, उसका सरनेम होता है, उसके आगे फिर हम मिस्टर, मिसेज इस तरीके से कुछ लगाते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर राम गुप्ता, ठीक है, ये नाम है। इसके 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। मेन नेम जो है राम, ये मेन नेम है, ये क्या है, मेन नेम है, ठीक है। यानी कि इसको मैं केमिस्ट्री के वर्ड रूट से कंपेयर करूंगी। वर्ड रूट के आगे जो लगा हुआ है मिस्टर एंड मिसेज, ठीक है, मिस्टर या फिर मिस जो भी लगाओगे आप, ठीक है, वो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। क्या होगा बेटा जी, प्रीफिक्स होगा। और मेन नेम के बाद जो लगेगा, है ना, इसको क्या बोलोगे, सफिक्स। क्या बोलोगे, सफिक्स कहोगे। समझ में आ रहा है सभी को। तो उसी तरीके से बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ध्यान से अगर इसको समझें तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हमारे पास आता है बेटा वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट आता है। उसके बाद हमारे पास आता है सफिक्स। अब सफिक्स बेटा 2 टाइप के होते हैं, सफिक्स 2 टाइप के होते हैं। जैसे तुमने सुना, जो फीमेल होती हैं, है ना, शादी के बाद उनका सरनेम अलग हो जाता है, शादी से पहले दूसरा सरनेम होता है, तो वो कई बार अपने नाम में 2 सरनेम लगाती है,
ठीक है। तो पहला दो सरनेम है, यानी कि सफिक्स दो हैं वहां पर, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी क्या होते हैं, दो सफिक्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वैसे तो प्रीफिक्स भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, पर उतने डेप्थ में हमें अभी जाना नहीं है, पर सफिक्स को जरूर पढ़ेंगे, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। मैं बस उतना करवा रही हूँ जितना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रीफिक्स कौन कौन बनेगा, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हेलाइड्स होंगे ना, ये क्या बनेंगे, हमारे प्रीफिक्स बनेंगे। वर्ड रूट बेटा हमें इंफॉर्मेशन देगी किसके बारे में, अबाउट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, पेरेंट चेन का मतलब होता है जिसको हम मेन चेन मान रहे हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें वर्ड रूट बताएगा, ठीक है। अब यहां पर सफिक्स जो होगी दो तरीके की मैंने आपको बताई कि होती है। प्राइमरी सफिक्स हमें सैचुरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होगी, किसके बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट सैचुरेशन। भाई कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्राइमरी सफिक्स देगी। अगर कहीं पर बेटा जी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम ANE यूज करेंगे, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उस केस में हम प्राइमरी सफिक्स जो है क्या यूज करेंगे, ENE यूज करेंगे। कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम YNE यूज कर रहे होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर है। सेकेंडरी सफिक्स बेटा जी यूज होती है, इंफॉर्मेशन देती है हमें किसके बारे में, FG के बारे में। व्हाट इज FG मैम, फंक्शनल ग्रुप। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दे रही होती है। आई होप आप सभी को क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि अगर हमारे पास एल्कोहल प्रेजेंट होगा, OH प्रेजेंट होगा, उस केस में जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो ओल यूज करते हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर CHO एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो A और L अल यूज करते हैं। COOH अगर है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज कर रहे होंगे। क्या यूज कर रहे होंगे भाई, ओइक एसिड यूज कर रहे होंगे, ध्यान रखना, ओइक एसिड यूज करेंगे। फिर अगर मेरे को कीटोन कहीं पर दे रखा है, ठीक है, कीटोन अगर कहीं पर दे रखा है तो उसके लिए हम ONE यूज करते हैं, ध्यान रखना, क्या यूज करते हैं, ONE यूज करते हैं। समझ में आ रही है ये वाली बात, ठीक है। कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से हम कोई भी क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। आई होप आप सभी को बढ़िया से और अच्छे से समझ में आ गया है। अब थोड़े से और फंक्शनल ग्रुप एक बार हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए कीटो ग्रुप, ठीक है, ये हमेशा बेटा बीच में लगा हुआ होता है, इन बिटवीन कार्बन चेन प्रेजेंट होगा, है ना। कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजिशन पे नहीं होता, नेवर ऑन टर्मिनल, नेवर ऑन टर्मिनल पोजीशन, कभी भी टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, दो कार्बन चेन के बीच में ही प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होगा, कीटोन होगा। अगले के ऊपर आओ, ईथर, ROR। इस तरीके से आपको अगर कोई दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, जिसके लिए सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सी यूज करते हैं। डबल बॉन्ड अगर है, आपको बता चुकी हूं मैं, वो क्या होगा, एल्कीन होगा, उसके लिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, YNE यूज कर रहे होंगे। आई होप आप सभी को चमक गया है। अब आइए वापस से हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। नॉमेनक्लेचर के सफिक्स का आइडिया मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है, आप ये देख लेंगे, है ना, इसको हम समझ चुके हैं। आइए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको पता है प्रीफिक्स देखना होता है हमें। मान लीजिए ये पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक है, हमें मान लीजिए ये पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया है, ठीक है, और इसका हमें नाम रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करके ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई हमें प्रीफिक्स गिवन है। प्रीफिक्स गिवन है भाई, प्रीफिक्स वाली चीज में
दो चीजें और मेंशन करो। यहाँ पर हमारे पास इनके अलावा CH3 ग्रुप भी हो सकता है और CH2 CH3 ग्रुप भी हो सकता है। इसको कई बार Me लिखा हुआ होता है, मिथाइल ग्रुप है, और इसको कई बार ET इथाइल ग्रुप के नाम से भी लिखा हुआ होता है। ये भी हमारे पास क्या है, एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। इसके बारे में एक चीज और आप जान लेंगे, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए सभी का। देखिए मेरे पास क्या है बेटा, CH4 मीथेन है। क्या है, CH4 मीथेन। ठीक है, अब ये जो मीथेन है इसमें से एक कार्बन को, सॉरी एक हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3 ग्रुप बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, जिसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है। वैसे अगर मेरे पास CH3 प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेन है ये। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगी, एक हाइड्रोजन को अगर मैं यहां से क्या कर दूंगी, हटा दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, CH2 CH3 मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इथाइल ग्रुप है। यहां पर क्या था, ANE था, है ना, यहां पर क्या जुड़ गया, YL जुड़ गया, बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बनते हैं हमारे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं, और वी कैन से एज प्रीफिक्स की तरह ये यूज होते हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर। आई होप आप सभी को समझ में आया। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को देखकर सबसे पहले आपने स्कैन करा कि अरे वाह भाई, यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक क्या दिखाई दे रहा है बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। एक फंक्शनल ग्रुप भी आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, तो ये इसको अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे करना होता है। सबसे पहला जो हमारे पास रूल होता है वो होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले आपको अपनी पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है, और वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, जो कि हमारी क्या बनेगी, पेरेंट चेन बन रही होगी। क्या बन रही होगी, पेरेंट चेन बन रही होगी। क्लियर हो रहा है, पेरेंट चेन। और उसी पेरेंट चेन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसी के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी, वर्ड रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम वर्ड रूट कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है और समझ में भी आ गया। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम कैसे रखेंगे बेटा, हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर करते टाइम पर इसको क्या बोलते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हमें कुछ रूल्स बताती है। यही वाले रूल्स है वो जो मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबरिंग मेंशन करनी होती है। क्यों नंबरिंग हम मेंशन करते हैं, ताकि हमें IUPAC नेम में ये तक पता चले कि कौन सा ग्रुप कौन से नंबर वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को हम मिनिमम नंबर दें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उनकी होती है। तो यहां से अगर मैं नंबरिंग करती 1 2 3 4, तो आपके फंक्शनल ग्रुप को बेटा 3 नंबर मिलता। पर अगर हमने नंबरिंग करी इस तरीके से, यहां से नंबरिंग करी, तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हमारा ये है सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। तो हमने क्या लिखा, 3 मिथाइल, अरे भाई क्या लिखा, 3 मिथाइल 3 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, प्रीफिक्स। मैम प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट लिखते हैं। पेरेंट चेन कौन सी है बेटा आपके पास, दिस वन इज योर पेरेंट चेन। ये क्या है, आपकी पेरेंट चेन है ना, इसी को हमने क्या कंसिडर करा हुआ है, हमारा पेरेंट चेन कंसिडर करा हुआ है। और ये हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एक का हम सफिक्स बनाएंगे, एक का हम प्रीफिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो वर्ड रूट में 4 कार्बन है, 4 के लिए आप क्या यूज करते हो, 4 के लिए मैम ब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्यूट यूज करेंगे। फिर बारी आती है बेटा हमारे प्राइमरी सफिक्स की, जो कि हमें सैचुरेशन बताता है। आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सैचुरेटेड के लिए हम क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं। फिर बेटा जी हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, जिसके लिए ओल लगता है। ये कौन से वाले कार्बन के ऊपर है बेटा जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये सेकंड नंबर वाले कार्बन पे है। तो इस तरीके से हम मेंशन करेंगे 2 ओल।
ठीक है, बस इसको आपको क्या करना है, जोड़कर लिखना है। पर जोड़कर लिखने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो वोवल्स इकट्ठे कभी भी नहीं आते, यहाँ पर ओ और यहाँ पर ई, तो एक पहले वाला वोवल आपको काटना पड़ेगा और अब आप इसको जोड़कर जब लिखोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, IUPAC नेम बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से तोड़ तोड़कर हमें चीजों को समझना है, स्कैन करना है और उसके फिर इसके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, नाम रखने हैं। ठीक है, आइए जरा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर बेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है, 5 कार्बन की चेन है। ठीक है जी, क्लियर है। अब चाहे आप यहां से नंबरिंग दे लो, यहां से नंबरिंग दे लो, हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर ही मिलेगा। हमें कोशिश करनी है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, 5 कार्बन है, प्रीफिक्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या है, मिथाइल है। मिथाइल कौन से नंबर पे लगी हुई है, 3 नंबर पे लगी हुई है, तो हमारा जो प्रीफिक्स बन जाएगा वो क्या बनेगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक है, पेंट लगाएंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ANE लगा देंगे और सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारी जब लगती है जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा नहीं हुआ, बात खत्म होगी यहीं पर, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। इसको अगर मैं देखूं, पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है मैम, ये वाली पेरेंट कार्बन चेन है। ठीक है, 3 कार्बन की, जिसके ऊपर मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है मैम, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो हमने क्या लिखा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। फिर 3 मतलब क्या है यहाँ पर, 3 का मतलब क्या है, 3 वर्ड रूट के अंदर 3 कार्बन यानी कि प्रोप, प्रोप, ANE, प्रोपेन, वेरी सिंपल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं देखती हूं तो मेरी पेरेंट कार्बन, मेन चेन जो होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाली, वो तो ये है। वो तो कौन सी है भाई, ध्यान से देखना, वो तो ये वाली है। ठीक है, मेन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। यहां पर मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर, और दोनों सेम है, दोनों मिथाइल है। तो मैं कैसे लिखूंगी, 2,3 डाई मिथाइल। क्या बन जाएगा मेरा प्रीफिक्स, 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखूंगी, वर्ड रूट, 4 कार्बन है, क्या लिखूंगी, ब्यूट। फिर क्या लिखूंगी, सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी सफिक्स लिखूंगी, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन बताते हैं, यानी कि ANE आ जाएगा, और कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आई होप आप सभी को क्लियर है। फोर्थ के ऊपर आएंगे, यहां पर भी हमने नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग देते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारा डबल और ट्रिपल बाउंड को हम क्या दें, मिनिमम नंबर दे। मल्टीपल बॉन्ड्स को ऑलवेज ट्राई टू गिव मिनिमम नंबर। क्लियर है, मिनिमम नंबर देने का, समझ में आ गया मैम, बहुत सिंपल है। ये तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है, ये क्या है, ब्यूटाइन है। बस हमें बीच में ये मेंशन करना पड़ेगा कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, YNE लगा हुआ है। ठीक है, तो कर लेंगे ये। चलिए आगे हमारे पास, आगे हमारे पास ये 2 और कंपाउंड्स हमें गिवन है। ठीक है, 5वें नंबर वाला देखो क्या है बेटा, इसका नाम देखिए। आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये क्या है, कीटोन, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं, ONE लगाते हैं। ठीक है मैम, 3 कार्बन है ना, कोई प्रीफिक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। ठीक है, प्रॉप लिखते हैं। सेकंड नंबर पे ही आता है हमेशा हमारा क्या चीज बेटा, कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे अगर वो प्रेजेंट है तो उसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरा प्राइमरी सफिक्स ANE हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स ONE हो जाएगा, 2 वोवल साथ में इकट्ठे नहीं आते, ई को काट दोगे। ठीक है, ई को क्या करोगे, काट दोगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, इसका आंसर कमेंट में होना चाहिए, मैं कमेंट चेक करूंगी। ठीक है, इसको देखो, वेरी सिंपल, यहां से हमने नंबरिंग दी, मेरे पास 2 क्या है, आपको दिखाई दे रहे, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 नंबर वाली कार्बन के ऊपर है, तो 3,3 डाई मिथाइल, वर्ड रूट लगाया, हेक्स, एंड लास्ट में क्या लगा दिया, एन, क्योंकि ये क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड है। अगले के ऊपर देखो क्या बन जाएगा, ब्यूटूइन। सेकंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, ENE प्रेजेंट है, तो हमने क्या नाम बना दिया इसका, ब्यूटीन बना दिया, ब्यूट-2-इन बना दिया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हमें आइसोमर्स को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना है, वहां पर मैंने बस आपको आइडिया दिया था, आइसोमर्स को थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, और इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को ही आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमर्स डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, और बोथ। ऐसा हो सकता है कि जो हमारे आइसोमर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही क्या हो, अलग हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है।
चलिए अब यहाँ पर हम टाइप ऑफ आइसोमर्स देखने वाले हैं, है ना। टाइप ऑफ आइसोमर्स अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनको स्पेस आइसोमर्स भी कहते हैं, जो कि आप हायर स्टैंडर्ड्स में सीखेंगे, ठीक है, डिटेल में इन क्लास 11th। इसको आप क्लास 11th में देखोगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर आपने सुना हो, हमारे पास सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, जिसको हम हायर स्टैंडर्ड्स में देखेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ना। अभी बस आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपको आना चाहिए, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कुछ अलग आएगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा, पर स्ट्रक्चर वहां पर क्या होगा, अलग होने वाला है, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, और क्या कौन से होंगे, मेटामेरिज्म आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें बस ये 3 पार्ट ही कवर करने हैं, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप। जब आपकी चेन की लेंथ में डिफरेंस आएगा तो चेन आइसोमर, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में जब डिफरेंस आएगा तो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया है एंड क्लियर भी हो गया है, ठीक है जी। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, डेफिनेशन में देखेंगे, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है, बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन। चेन की लेंथ में जब चेंज आ रहा है, हमने ब्रांचिंग बाहर निकाल दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको हम चेन आइसोमेरिज्म के अंदर मानते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर पेंटेन आएगा, लॉन्ग चेन में लगा रखा है। इस केस में मैंने क्या कर दिया, एक कार्बन की ब्रांचिंग बाहर निकाल दी। जब भी हम एक कार्बन को एज अ ब्रांच बाहर निकालते हैं तो हम आइसो आगे लगा देते हैं, क्या बन गया, आइसोपेंटेन। जब भी बेटा जी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 ब्रांचिंग बाहर निकाल दी, तो इसको हमने क्या बोला, ठीक है, इसके आगे हम एक और नाम लगा देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको, नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो नियोपेंटेन को अगर तुम ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब भी प्लस का साइन बन रहा होता है, जब भी क्या बन रहा होता है बेटा, प्लस का साइन बन रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, प्लस का साइन जब भी बन रहा होगा तो उसको वो क्या होगा, हमारा नियोपेंटेन होगा। और जब भी वाई बन रहा होता है ना, ये देखो उल्टा सा वाई बन रहा है, पर वाई बन रहा है, ठीक है, वाई बन रहा होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, आइसोपेंटेन होता है। नियो कब होगा, जब प्लस का साइन बन रहा होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट होती है, हमारे डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो सकती है इस केस में, ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, पहले कार्बन पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकंड वाले के ऊपर प्रेजेंट है, तो पोजीशन अलग है। इस केस में भी यहाँ पर जो हमारे पास कीटोन लगा हुआ है ये थर्ड पोजीशन पर है, और यहाँ पर कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या है बेटा जी, पोजीशन आइसोमर्स हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। तो बेटा नेक्स्ट जो हमें कवर करना है वो है हमारा फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा, 2 और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम देखेंगे बिल्कुल सेम आने वाला है, सेम नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन एंड आपको हाइड्रोजन मिलेंगे, पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अलग होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। नेक्स्ट वन इज CH3CH2C डबल बॉन्ड O, कीटोन हो गया यहाँ पर। एंड इस तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स है बेटा जी आपके फंक्शनल आइसोमर के, ठीक है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यानी कि कीटोन है, और यहाँ पर कौन सा है बेटा, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। यहाँ पर क्या है आपके पास, CHO प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, R C डबल बॉन्ड O एंड R, ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया एंड क्लियर भी हो गया है। ओके चलिए, नाउ वी विल मूव टू द हाइड्रोकार्बन्स। कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बेटा जी हमें पढ़ाई करनी है ना, कुछ समझना है चीज़ों को, उसकी प्रिपरेशन हमें समझनी है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। ये चीज़ें कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही आप मार्क करते हुए चलेंगे। सबसे पहले
हम CH4 मीथेन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमें कौन कौन से रिएक्टेंट चाहिए। रिएक्टेंट आपको ध्यान रखने होंगे। सोडियम इथेनोएट हमें चाहिए, जिसको हम सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका? CH3COONA। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास सोडियम एसीटेट है। क्लियर है? इसको हम सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डायरेक्टली आएंगे। देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कली भी यहाँ पर हमें लेना है। ठीक है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या ले लिया बेटा जी? CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एंड यहाँ पर हमने क्या ले लिया बेटा जी? 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब इसको हीट कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम का कार्बोनेट और साथ में मीथेन गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं तो इसको बेटा जी हम कलेक्ट करते हैं बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से इसको क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। रीजन बीइंग कि ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है हमारे पानी में और एयर से क्या होती है? लाइटर होती है। आपको ये वाला टर्म ध्यान रखना है, बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम इसको क्या करते हैं बेटा जी? इसका कलेक्शन करते हैं। क्या क्या चाहिए हमें? सोडा लाइम चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा जी? सोडियम एसीटेट चाहिए, यानी कि CH3COONA चाहिए। इसको हम 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लगभग हीट करेंगे तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और साथ में जो मेन प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था? मीथेन, वो मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको पता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और मेथड्स हमें देखने की, किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। किसको बेटा जी? हमारी मीथेन गैस को। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पर हम देखेंगे, क्या ले लिया हमने? एल्काइल हैलाइड ले लिया है। एल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड है वो कौन सा है? आयोडीन है ना। आयोडोमीथेन इसको हम बोलेंगे। आयोडोमीथेन को हम क्या ले रहे हैं बेटा जी? नेसेंट हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना, यानी कि इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। एंड बाय रिडक्शन आप सभी को पता है यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? CH4 मीथेन गैस, और साथ में H और I यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अगेन सेम यहाँ पर मैंने ब्रोमोइथेन ले लिया है, एल्काइल हैलाइड अगेन, है ना, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ तो मेरे पास HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़कर C2H6 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इथेन यहाँ पर बन जाएगा। वेरी इजी रिएक्शन। अगेन फिर से यहाँ पर हमने क्या लेने वाले हैं? हम इथेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? एल्काइल हैलाइड CH3I, जिसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है बेटा जी वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वुड्स रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। वुड्स रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। हमने एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? CH3 यानी कि ईथेन मिल जाएगा और साथ में बेटा जी सोडियम और आयोडीन आपस में मिलकर, ठीक है, जुड़कर क्या बना लेंगे? सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम जंप करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन है आपको पता है ना, वो कंबशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मीथेन और इथेन को क्या करवाती हूँ? कंबशन करती हूँ, हाइड्रोकार्बन है तो हमें ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एंड क्या मिलेगा? वाटर भी मिलेगा, है ना। तो ये इस टाइप की रिएक्शन हमने पहले भी हमारे सिलेबस के अंदर कवर करी है कि जब भी हम कंबशन करेंगे हाइड्रोकार्बन का तो हमें क्या मिलेंगे? हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलेगी। ये चीज आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन भी बेटा जी हम दो तरीकों से करवा सकते हैं। या तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन करवाएंगे, या तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करवाएंगे, यानी कि इनकम्प्लीट। जब हमारे पास इनसफिशिएंट और लेस अमाउंट और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो उस टाइप की कंबशन को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप की कंबशन को हम बोलते हैं बेटा जी योर इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, कंप्लीट कंबशन जब भी हो रही होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा, और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होती है उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का फॉर्मेशन होता है एंड दिस गैस इज वेरी वेरी टॉक्सिक। ठीक है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं टॉक्सिन्स और जिसकी वजह से डेथ भी काफी केसेस में देखने को मिली है। ठीक है, तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन कर रहे होंगे, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या रिलीज होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कंप्लीट कंबशन होगा बेटा उस केस में हमें, ठीक है, क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बेटा जी ये शो करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लोरोमीथेन ले लिया। क्लोरोमीथेन को अगर मैं क्लोरीन के साथ फर्दर रिएक्शन करवाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको ध्यान से एक बारी। CH3Cl है, क्या है बेटा जी?
CH3 तीन हाइड्रोजन है और एक क्या अटैच है बेटा इसके साथ Cl अटैच है, इसको मैंने क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, Cl2 के साथ मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया। तो पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्लोरीन जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम फर्दर क्लोरीन को ऐड करते जाएंगे, हम क्या देखेंगे कि हमारे सारे के सारे हाइड्रोजन जो है क्या हो गया, रिप्लेस हो गए हैं और एंड में हमने क्या बना लिया, ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन कर लिया है। तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीन क्लोरीन जोड़ दिया है और मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर सारे के सारे रिप्लेस होने के बाद CCl4 मिल चुका है, जिसके बाद फर्दर क्या हो नहीं सकता, फर्दर और सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, पहले Cl2 जोड़ा तो CH2 Cl2, यहाँ पर एक क्लोरीन था, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन हटाकर क्या बन गया, दो क्लोरीन बन गए, ठीक है। फिर एक और क्लोरीन जोड़ा तो यहाँ पर क्या बच गया, एक ही हाइड्रोजन बचा और तीन क्लोरीन जुड़ गए। इस तरीके से हमने CCl4 का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। फर्दर और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर एल्केन ले ली, इथेन को अगर मैं हेलोजन यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और C2H5Cl का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और साथ में बेटा यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जिसको रिप्लेस करा है वो, और यहाँ से क्लोरीन का एक Cl आपस में जुड़कर HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें, हमने क्या ले लिया, C2H5Cl ले लिया है, जिसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा और खुद एक क्लोरीन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि C2H4Cl2 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, यानी कि क्लोरोइथेन यहाँ पर बनेगा और साथ में अगेन यहाँ पर HCl फॉर्म हो जाएगा। सेम विद द नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास आती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब हम करवाएंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। कॉपर ट्यूब के अंदर हो रहा है, 475 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं और 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिया हुआ है, ठीक है। जब भी ऑक्सीडेशन हम करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, जब भी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो उस टाइम पर हमारा जो ये हाइड्रोकार्बन है ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये अल्कोहल को फर्दर जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हमारे पास एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। आपको ये ध्यान रखना है, एंड प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन का हमेशा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पर कंट्रोल्ड अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे उस केस में हमें अल्कोहल देखने को मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट के ऊपर आइए, इस केस में हम अगेन क्या कर रहे हैं बेटा जी, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें एल्डिहाइड भी देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें, जब हमने कॉपर ट्यूब ली है तो हमें अल्कोहल मिला है, जब यहाँ पर हमने क्या लिया है बेटा जी, कैटलिस्ट को चेंज कर दिया तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, HCHO यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। ये दोनों पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी इथीन, C2H4, जहां पर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और जब डबल बॉन्ड आते हैं तो वहां पर एडिशन रिएक्शन शो होती है। आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, है ना। और जितने भी हमने एल्केन के केस में रिएक्शंस देखी वो कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। वेरी सिंपल, यहाँ पर हमने इथेनॉल को ले लिया है H2SO4 के साथ, जब हम रिएक्शन करवाएंगे मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा जी, यहाँ पर वाटर मिल जाएगा। इसको फर्दर जब हम एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो हमें क्या मिल जाएगा, इथीन मिल जाएगा, साथ में वाटर रिलीज हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन की रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखनी है। 4-5 बार आप लिख कर देखेंगे, आपको सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो ध्यान रहेंगी, याद रहेंगी। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रेशन वाली रिएक्शन आ रही है, यानी कि एडिशन रिएक्शंस के ऊपर हम आ रहे हैं। चाहे एडिशन हाइड्रोजन का हो, चाहे एडिशन वाटर का हो, HCl का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन ही कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, जिसको एडिशन ऑफ वाटर का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन भी होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है जिसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक एक वैलेंसी दोनों कार्बन की फ्री हो जाएगी, एंड जो हमारे पास यहाँ पर वाटर होता है, ये क्या है बेटा, H और OH के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको ब्रेक कर देंगे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। वैलेंसी यहाँ पर जैसे ही फ्री हो रही है तो एक कार्बन के ऊपर जो है आपका हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरे के ऊपर OH अटैच होगा और यहाँ पर C2H5OH एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर है ना। इसका अपोजिट रिएक्शन भी होता है, जब भी हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, इसमें से पानी को बाहर निकाल लेते हैं तो हमें एक एल्कीन मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर
पर एडिशन ऑफ HCl, HCl को जब मैं ऐड करवा रही हूँ, अगेन मैंने एक बॉन्ड को ब्रेक करा, 2 वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है, 2 वैलेंसी मतलब इन टोटल 2 वैलेंसी फ्री हो गई है, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, दोनों के ऊपर एक हाइड्रोजन, एक के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ा, दूसरे के ऊपर मैंने क्लोरीन जोड़ा और मुझे क्या मिल गया बेटा जी, इथाइल क्लोराइड मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर ये जो मुझे सॉरी इथाइल क्लोराइड मिला, इसको मैं KOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इस केस में HCl यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। H और Cl यहाँ से साथ में रिलीज होगा और साथ में मुझे OH मिल जाएगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आपको पता ही है, ठीक है। तो K और Cl यहाँ पे जुड़ जाएंगे और ये जो OH है ये CH2CH, ये हमारे पास CH3CH2 के साथ जुड़ेगा। भाई इसको प्लीज ठीक करना, वैलेंसी पूरी नहीं है, CH3CH2OH, इथेनॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आपको पता है मोनोमर्स आपस में अटैच होकर क्या बनाते हैं, हमारे पास क्या बनाते हैं बेटा जी, पॉलीमर बनाते हैं जिसमें मल्टीपल मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं, n नंबर ऑफ। तो यहाँ पे हमने बोला n नंबर ऑफ जब इथीन आपस में अटैच करेंगे, ठीक है, आपस में रिएक्ट करेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे पॉली इथीन मिल जाएगी। पॉली प्लस में इथीन यानी कि n नंबर ऑफ इथीन आपस में मल्टीपल नंबर ऑफ इथीन यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने नीचे क्या लगा दिया, n लगा दिया। हमें नहीं पता ना कि कितने हमने यहाँ पर n लिए हैं, ठीक है, ये n का नंबर हमें पता नहीं, इसलिए हमने n लिखा है डायरेक्टली। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन ऑक्सीडेशन। इथीन को जब हमने कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो इस जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है ना कि एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर मीडियम हमें हेल्प करेगा नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करवाने में, जो कि फर्दर इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और इथीन का ऑक्सीडेशन होने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल, डाईओल हमें मिलेगा। डाईओल का मतलब होता है जहां पर दो क्या लगे हुए हो, OH ग्रुप लगे हुए हो, दो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको डाईओल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन कंबशन रिएक्शन के ऊपर आएंगे। ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो C2H4 कंबशन ऑफ इथीन यहाँ पर हम करवा रहे हैं, CO2 वाटर एंड हीट रिलीज होगी। ये क्या है बेटा जी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही वाली चीज रिलीज हो रही है, CO2 एंड वाटर यहाँ पर रिलीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम फर्दर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन की बातें करते हैं, ठीक है, इथाइन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन के ऊपर यहाँ पर हम आ गए हैं। देखिए सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बाइड ले लिया है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में एसीटाइलिन, इसका बेटा जी कॉमन नेम होता है जिसको ट्रिवियल नेम भी कहते हैं। क्या बना दिया यहाँ पर, C2H2 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। जब मैंने कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में C2H2 यहाँ पर फॉर्म हो गया है। आई होप आप सभी को क्लियर है। कलेक्शन की बात करती हूँ तो गैस इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर, वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा जी, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से फॉर्मेशन होगा, सिंस इट इज इनसॉल्युबल इन द वाटर, सिंस क्योंकि ये क्या है, पानी में इनसॉल्युबल है। इसका रीजन भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ये रीजन भी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब हम फर्दर यहाँ पर मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। इथाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है ये एडिशन रिएक्शन शो करता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि कैटलिस्ट निकल की प्रेजेंस में जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं ऑन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इथाइन था मेरे पास, ठीक है, क्या है, इथाइन था, और इथाइन था मेरे पास यहाँ पर, और इसको मैंने जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो मेरे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो गया बेटा जी, इथीन का, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि क्या कुछ एरर तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, C2H2 क्या है मेरे पास, C2H2 इथाइन है, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर बॉन्ड लगेगा, एक यहाँ पर बॉन्ड लगेगा, ठीक है। इसको मैंने क्या करवाया, एडिशन रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन को जोड़ा मैंने यहाँ पर, हाइड्रोजन को जोड़ा तो इनमें से एक बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगी, 2 कार्बन की वैलेंसीज मेरे पास क्या हो जाएंगी बेटा जी, फ्री, डबल बॉन्ड लगा दो पहले तो यहाँ पर, ठीक है, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक एक इस वैलेंसी के ऊपर एक एक और हाइड्रोजन बेटा जी जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पर, ये क्या था हमारे पास, एल्काइन था, और एल्काइन से मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन बन गया। यही वाली बात यहाँ पर आपको पीछे समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है। इथीन, इथाइन से क्या बना दिया हमने, इथीन का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट है
एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को यहाँ पर बेटा ऐड करा हुआ है, यहाँ पर इथाइन है, इथाइन में Cl2 को ऐड कर दिया, एक बॉन्ड ब्रेक करके एक एक यहाँ पर वैलेंसी को फ्री करा, एक एक वैलेंसी को जब हमने फ्री करा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, CHCl डबल बॉन्डेड CHCl। फर्दर यहाँ पर अगेन मैंने क्या किया बेटा जी, मेरे पास क्या था यहाँ पर, फर्दर इसके ऊपर दोबारा से मैंने क्लोरीन को ऐड करा, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से डबल बॉन्ड क्योंकि प्रेजेंट है तो अगेन बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद बेटा इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मुझे एक एक वैलेंसी और फ्री करने के बाद यहाँ पर दो दो क्लोरीन और जुड़े हुए मिलेंगे। कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर है और इसके ऊपर जब मैंने क्लोरीन को ऐड करा तो एक वैलेंसी फ्री करूंगी बाय ब्रेकिंग बॉन्ड, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर आप एक क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ पर आप एक क्लोरीन जोड़ दीजिए। अगेन फर्दर यहाँ पर फिर से मैं क्लोरीन को अगर जोड़ती हूँ, क्लोरीन को जोड़ने के बाद एक और बॉन्ड बेटा जी आपको फ्री करना पड़ेगा क्योंकि अभी कार्बन के जो बॉन्ड बने हुए हैं वो कितने हुए, बने हुए 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हम फिर से तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड हमने फिर से तोड़ा तो ये कार्बन और ये कार्बन अब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन लगाया, एक क्लोरीन ये वाला नया अटैच करा, ये वाला क्लोरीन पहले से अटैच था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जो पहले से अटैच था उसको लिखा, ठीक है। ये एक क्लोरीन नया वाला और ये पुराना वाला क्लोरीन हमने जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर एल्काइन था, एल्काइन से एल्कीन मिला, ठीक है, डाइक्लोरो, ध्यान रखना ये क्या मिल गया हमें, दो क्लोरीन जुड़े हुए डाइक्लोरो, क्या मिल गया मुझे, ये एल्कीन मिल गया और ये क्या मिल गया मेरे को, यहाँ पर क्या मिल गया, ये एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर है। यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड कर लेंगे बेटा, ठीक है। क्या कर लेंगे, हर एक कार्बन के ऊपर, हर एक कार्बन के ऊपर दो दो जुड़े हुए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो बेटा आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट हमें थोड़ा सा और रिएक्शन देखना है। देखिए एक आध रिएक्शन और देखते हैं। यहाँ पर HCl का एडिशन रिएक्शन हमें यहाँ पर समझना है। देखिए तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इथाइन ले लिया, इसके ऊपर हमने HCl को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगी, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, यानी कि कार्बन और कार्बन में अब क्या बन जाएंगे, दो बॉन्ड्स बन जाएंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस वाले पे एक और हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। फर्दर मैं इसको दोबारा से अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाती हूँ, ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन होने के बाद कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड में से एक और बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, HCl का एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन के ऊपर जाएगा, Cl दूसरे वाले के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर CHCl2 का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखाई देगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं और एडिशन रिएक्शन सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन होती है। अगेन यहाँ पर लेबोरेटरी प्रिपरेशन के ऊपर अगर हम चलते हैं, हमने क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर RX एल्काइल हैलाइड को मैं अगर KOH के साथ रिएक्शन करवाती हूँ, बॉईल करती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ROH यानी कि एल्कोहल मिल जाएगा और साथ में मुझे हैलाइड, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड भी मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर मुझे KX मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास CH3Br है, KOH के साथ रिएक्शन कराया तो KBr मिल जाएगा और CH3 के साथ OH जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3OH और साथ में KBr यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। C2H5Cl की अगर मैं बात करती हूँ, KOH के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया, K और Cl आपस में जुड़ेगा, KCl रिलीज होगा, साथ में C2H5OH इसके साथ जुड़ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर सारी की सारी रिएक्शन होने वाली हैं, वेरी सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ बेटा आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही, है ना, सबसे पहले कंबशन। अगेन यहाँ पर अगर मैं कंबशन करवाती हूँ, ठीक है, तो मुझे CO2 वाटर और साथ में हीट निकलती हुई दिखाई देगी। इसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इथेनॉल बर्न्स विद द पेल येलो ब्लू फ्लेम, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पेल येलो ब्लू फ्लेम के साथ ये क्या करता है, बर्न करता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कोहल को जब हम नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगी, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को फर्दर अगर आप क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से हम चले, हाइड्रोकार्बन को हमने ऑक्सीडाइज करवाया, अल्कोहल बना, अल्कोहल को फर्दर हमने कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाया, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड को फर्दर हमने कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाया, हमें क्या मिला, हमें एसिड मिल गया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है। चलिए अगला हम यहाँ पर मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के ऊपर। मीथेनॉल के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, मिथाइल अल्कोहल ले लिया है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बेटा, आप ध्यान से अगर देखें तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल को सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रही हूँ, किसके साथ, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। रिएक्शन करवाने के बाद उसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा और मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर एल्डिहाइड मीथेनल मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिलेगा, मीथेनल मिलेगा, साथ में वाटर रिलीज होगा, जिसको फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मीथेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो यही वाली चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है कि जब भी हम एल्कोहल ले रहे होते हैं, ठीक है,
जब हम क्या ले रहे होते हैं, एल्कोहल ले रहे होते हैं, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमें क्या मिलता है, हमें एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इथाइल एल्कोहल ले लिया, ऑक्सीडेशन करा तो मुझे क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं करती हूँ तो मुझे इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो बेटा आगे हम चलेंगे और हमें एक्शन विद सोडियम देखना है। यहाँ पर हम रिएक्शन देखने वाले हैं सोडियम की, है ना, अल्कोहल की रिएक्शन विद द सोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं मीथेनॉल के साथ रिएक्शन दिखा रही हूँ सोडियम की, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, CH3OH अगर मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। सोडियम की मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है, सोडियम बेटा इसके साथ अटैच होगा इस O नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर CH3ONA का फॉर्मेशन होगा, O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई आपको दिखाई देगी। ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बेटा जी होगा सोडियम मीथॉक्साइड, सोडियम मीथॉक्साइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, इथेनॉल लेती हूँ, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा मेरे पास, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड रिलीज होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। यहाँ पर मैं एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने वाली हूँ। CH3OH को CH3COOH के साथ जब रिएक्शन करवाऊंगी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में मैंने हीट करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एल्कोहल एंड एसिड को रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। इस केस में हमने यहाँ पर क्या लिया, इथेनॉल ले लिया है, ठीक है। इथेनॉल को मैं इथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाऊंगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मुझे इथाइल एसीटेट मिल जाएगा, यानी कि मुझे एस्टर मिल जाएगा, साथ में वाटर यहाँ पर रिलीज होगा। इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं, क्योंकि आपको मैं नहीं चाहती कि रट्टा मारना पड़े। देखिए मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं ले रही हूँ CH3COOH एसिटिक एसिड, और इसको मैं C2H5OH के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ। किसके साथ, C2H5OH, यानी कि मैंने एल्कोहल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से क्या रिलीज करूंगी, वाटर रिलीज करूंगी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या निकलने वाला है, OH, और यहाँ से H रिलीज होगा, और इसके रिमूवल के बाद जब मैं इसको रिमूव कर दूंगी, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, इसको मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है। और ये वाटर रिलीज करने के बाद जो पोर्शन बच जाएगा उसको बस मुझे जोड़कर लिखना है, क्या बन गया, CH3COOC2H5। ये मेरे पास क्या है बेटा, मेरा स्वीट स्मेलिंग एस्टर, और साथ में मेरे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा जी, यहाँ पर H2O जो मैंने रिलीज करवाया उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर है। आगे हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, एसिडिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्दर हमको बेटा जंप करना है, ठीक है। किसकी, एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जंप कर रहे हैं। एसिडिक एसिड के बारे में यहाँ पर देख ले, आप सभी को पता ही है ये क्या करता है बेटा जी, एक एसिडिक सब्सटेंस है, मॉइस्ट लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिटिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका IUPAC नेम क्या होता है हमारे पास, इथेनोइक, क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड, ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, और साथ में इसके मेटल के सॉल्ट्स भी बनेंगे। इन सारी रिएक्शंस को हम एसिड बेसिस वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही मैं अगर इसको बेस के साथ, अल्कली के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो सॉल्ट एंड वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। आप सभी को पता ही है, सॉल्ट बनता है और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एसिडिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, सॉल्ट क्या मिलेगा, CH3COONA, और साथ में वाटर। अगेन यहाँ पर जो मैंने बेस लिया है वो एक वीक बेस लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को, और साथ में यहाँ से वाटर भी रिलीज हो रहा होगा, क्लियर है।
समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाली रिएक्शन, जिस केस में हम एसिटिक एसिड को उसके कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें ब्रिस्क एफरवेंसेस मिलती हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि जब भी आपको रिएक्टेंट साइड पर क्या मिलेंगे, कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे, तो आपको प्रोडक्ट साइड में क्या मिल रहे होंगे बेटा जी, उस केस में आपको CO2 गैस निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर यहाँ पर हम आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड और इथेनॉल, अगेन यहाँ पर इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों में ही हम एसिडिफिकेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें क्या मिल जाएगा, इथाइल एसिटेट यानी कि एस्टर, जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है, साथ में वाटर रिलीज होगा। इस रिएक्शन को हम एसिडिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के दोनों कंपाउंड्स के अंदर आपको पढ़ने को ये मिलती है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, काफी सारी चीजें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं। ठीक है, सो सभी के सभी पॉइंटर्स को आपने नोट डाउन कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना है। मिलते हैं एक और नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।